नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप अपने डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर की आज की ये जो क्लास रहने वाली है, इसकी तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हमने 2016 का देखा है। आज की जो हमारी क्लास है 2017 का हम लोग पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग भाई जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले वाला जो हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर था वो नहीं देखा तो जा करके देख लेना। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे ही पीवाईक्यू जो ईयर वाइज हैं वो सारे ही आपको मिल जाएंगे। 16, 17, 18, 19 इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो 2017 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि भाई 8वां पेपर होता है आपका कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर का आपका पीवाईक्यू है। ठीक, जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, आपको मैं बता दूं एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए फ्री में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो प्ले स्टोर से जाकर के सुमित चौधरी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर सीटेट की भी तैयारी करवाई जाती है, तो आप सीटेट की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। डीएलएड का फ्री में कंटेंट यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर चले जाइए। और एग्जाम के टाइम से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज भी देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मौका बढ़िया भैया इंस्टॉल कर लो। ये जो सोशल मीडिया हैंडल हैं इनको भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इनमें से कुछ यूज़ करते हो तो। उसके बाद है भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल वाला जो घंटा है ना, इसको जरूर दबा देना, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक, आपके सामने है पहला सवाल। आपके सामने पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको पता है भाई 25 नंबर का पेपर होता है। जो पहली बार भाई पेपर दे रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, पहला सेमेस्टर है, तो आप पहली बार ही दे रहे हो। 25 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 25 मार्क्स का। ठीक, जिसमें से आपके 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव हो गए 5 नंबर। और है आते हैं आपके वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट हो गए ये 6 नंबर के। कितने हो गए? 11 हो गए। और 7 नंबर के आपके शॉर्ट आते हैं, जिनको आप लोग लघु उत्तरीय बोलते हैं। तो ये दो, यहाँ पर 2 पूरे 7, 14। ये टोटल हो जाता है आपका 25 नंबर। और 25 में से आपको 12 नंबर तो लाने होते हैं पासिंग मार्क्स। ये कितना होता है भाई? पासिंग मार्क्स। तो इसलिए हम लोग ना जो 25 नंबर वाले होते हैं, जो 25 नंबर वाले पेपर होते हैं, उनको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। हम लोग अच्छे तरीके से उनमें तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना बहुत जल्दी घट जाती है। तो ये वाली बात तो हो गई, ये बेसिक आपको तो पता होना ही चाहिए। ठीक, चलो अब आपको पता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 5 नंबर आते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर बढ़िया हो जाता है। ठीक, तो कैसे भी करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सही होने चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में हमें ऑब्जेक्टिव नहीं गलत करने। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या भाई? गति। मानव की अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन जो है वो किसी भी कार्य को करने में काफ़ी टाइम लगा सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, जो है बहुत ज़्यादा गति के साथ में कार्य करता है। आपको पता है एक्यूरेसी 100% रहती है। इंसान की काम जो करता है उसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में गलतियां नहीं हो सकती। स्मरण मेमोरी, इसमें मेमोरी होती है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे ही गुण इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारे ही इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो ये वाली बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कंप्यूटर को कैटेगराइज्ड किया जाता है वो कौन कौन से आधार पर? विकास के आधार पर, क्रियाकलाप, सॉफ्टवेयर, ये भी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपने कंप्यूटर जब पढ़ा है, मैंने कंप्यूटर की कुछ क्लासेस भी ले रखी हैं और आपको मैं कुछ क्लासेस करवाऊंगा भी। तो पहले पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद हम लोग मैराथन और इस तरीके से क्लासेस लेकर आते रहेंगे, तो जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट वाली आपकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पर जाकर के देख लेना, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं भाई विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है। MS विंडो जो हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है। जो भी आप लोग यूज करते हैं, जैसे 10 है, 7 है, ठीक, विंडो 12। अच्छा, विंडो 12 के आपने देखा होगा कि वो जो डॉली चाय वाला विंडो 12 के माइक्रोसॉफ्ट वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, तो आप लोग विंडो 7 यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं, ठीक, 10 यूज करते हैं। तो जो हम लोग ये विंडो यूज करते हैं, ये हमारी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडो है भाई। ठीक, तो ये कैसा होता है? ये GUI बेस्ड होता है। GUI बेस्ड मतलब ये देखने में अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ और टेक्स्ट होते हैं।
ऐसा नहीं कि हमारी जो विंडो है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, कमांड है, ऐसा नहीं है। लाइनक्स यूनिक्स की तरह हमारा नहीं है, हमारे इसमें जीयूआई बेस्ड है, मतलब जो देखने में अच्छा लगता है, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और इसका इंटरफेस जो होता है बहुत ही बढ़िया ऐसा बना होता है जो कि कोई भी देख करके इसमें इंटरेक्ट करे, कलरफुल होता है, इस तरीके ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। तो ये वाली बात, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी, कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे। चलो, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ था। देखो, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, पैन पढ़ेंगे, है ना, पैन पढ़ेंगे, वैन पढ़ेंगे, है ना। ये सब क्या है, हमारे नेटवर्क के प्रकार हैं जो कि क्या करते हैं भाई, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारा जो सिस्टम है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग ये काम में लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, लैन है, वैन है, तो इसमें तो सारे नेटवर्क आए नहीं, तो सारे नेटवर्क नहीं आए तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट में सभी प्रकार के, इंटरनेट क्या है, विशाल नेटवर्क है जिसमें देश पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, तो इतना बड़ा नेटवर्क है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, इंटरनेट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट का विकास कब हुआ था, बताओ, सबसे पहले इंडिया में। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट का विकास, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। सबसे पहले इंटरनेट का विकास कहाँ हुआ था, देखो सबसे पहले हुआ था 1986 में, 1986 में हुआ था। लेकिन 1986 में सिर्फ शैक्षिक क्षेत्रों तक था, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही शैक्षिक क्षेत्रों में ही था, ठीक। बाकी क्षेत्रों में उसके बाद ये विकास हुआ तो 1995 में आया VSNL। VSNL मतलब विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ठीक। क्या होता है इसका, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। तो इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन में, ठीक। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इंटरनेट से फिर आप क्या ही पढ़ेंगे, इंटरनेट का जो हमारा होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले, और इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट के फादर किसे कहा जाता है, इंटरनेट के फादर किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो ये है विंटन ग्रे सर्फ, क्या, विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट कान, KAHN, खान नहीं है, कान है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि खान नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गए फादर, ठीक है। सबसे पहले 1986 में आया, सिर्फ शैक्षिक क्षेत्रों में ये सीमित था, ठीक। उसके बाद इसका प्रसार हुआ, तो प्रसार होने के बाद में 1995 में आया। 1995 जब आया तो VSNL के थ्रू अदर भी क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ, विकास हुआ, ठीक। विदेशी संचार निगम लिमिटेड इसका होता है फुल फॉर्म। ये वाली बात आपको समझ में आई तो फिर आगे बढ़े, बताओ। हाँ, उसके बाद MS एक्सेल किसका एक पार्ट है, किसका एक प्रोग्राम है। तो अगर हम किसकी बात करें बताओ, MS ऑफिस की बात करें, MS ऑफिस। अभी MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस एक पैकेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बताओ, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। बहुत ही इजी सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम को ही MS एक्सेल कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। अब देखो MS ऑफिस में आपने देखा होगा वर्ड होता है ना, MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है ना, ठीक। MS एक्सेल होता है, जिसके ये पूछ रहा है यहाँ पर, MS आउटलुक होता है, पब्लिशर एक होता है, बहुत सारे इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक। तो ये वाली डिटेल आपको पता चली। MS और MS जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। यहाँ तक 5 सवाल आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं अति लघु, ये 6 नंबर के यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है।
कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो डिजिटल तर्क सिद्धांत लागू होता है। डिजिटल तर्क एक मुद्रित सर्किट बोर्ड प्रौद्योगिकी के माध्यम से द्विआधारी मूल्यों का संयोजन है। अब ये द्विआधारी की अगर हम बात करें तो द्विआधारी मतलब बाइनरी, क्या होता है? बाइनरी को बोला जाता है द्विआधारी। अब बाइनरी क्या होता है? 0 और 1। आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की भाषा समझता है। और अगर हम 0-1 की भाषा का आविष्कारक की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो गॉटफ्राइड लेबनिज, ये कौन है? इसके फादर, जनक, फाउंडर, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। तो गॉटफ्राइड लेबनिज ये कौन है? द्विआधारी मतलब बाइनरी, 0 और 1। यह कंप्यूटर संचालन के कार्यान्वयन के निर्माण के लिए सर्किट और लॉजिक गेट्स का उपयोग करता है। इसमें जो जीरो होता है ये होता है ऑफ, और 1 जो होता है ये होता है ऑन। इसमें लॉजिक गेट आप सर्किट वगैरह जब पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे इसमें, हालांकि इसमें ज़रूरत है नहीं। तो बूलियन अलजेब्रा में ये 0-1 पर ही बेस्ड लॉजिक गेट होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये खैर ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग पहुँच जाएंगे, वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो आपको इतनी ही जानकारी जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको पता भाई कि जो आप लोग जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि भाई कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो 0-1 की भाषा समझता है, ये वाली बात मैंने आपको बताई। लेकिन अब आप लोग कुछ ये भी सोच सकते हैं कि भाई 0-1 कैसे समझता है। हम तो अपने कंप्यूटर में अगर हमें म्यूजिक चलाना होता है, हम VLC ओपन कर लेते हैं, म्यूजिक उठा करके वहाँ डाल लेते हैं, या फिर म्यूजिक को हम डायरेक्टली प्ले कर लेते हैं, तो इस तरीके से चल जाता है। 0-1 तो उसमें कहीं आता नहीं। तो ये क्यों नहीं आता है? ये आप यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जो यूज़र हमें कमांड दे रहा है, जो यूज़र हमें निर्देश दे रहा है, उसको किस में कन्वर्ट करें? हम लोग इसमें बाइनरी लैंग्वेज में कनेक्ट, बाइनरी नंबर्स में कनेक्ट करें, ठीक। तो बाइनरी नंबर्स में कनेक्ट कौन करता है? ये हमें नहीं करना होता है। अगर हम लग जाएंगे करने तो हम कर ही नहीं पाएंगे कभी, आपको एक कोड ही नहीं याद हो पाएगा भाई। आप जैसे मूवी वगैरह देखते हो, तो मूवी जब देखते हो तो उसमें ब्राइटनेस भी मेंटेन होती है, अलग अलग पेज आते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। किसको किसको मैनेज करोगे भाई? तो वो सब सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी होती है, सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दिया जाता है। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अभी के लिए आप इतना ही समझो, ठीक है। ये जब हम लोग टॉपिक अभी करेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, बढ़िया एग्जाम्पल दे करके, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक। चलो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है आपसे, इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को इनपुट देना, मतलब यह निर्देश आप बोल सकते हो, कंप्यूटर को निर्देश देना होता है, ठीक। कंप्यूटर को निर्देश देना कि भाई मुझे इस वाले कार्य को करना है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड की मदद से टाइप करने से कंप्यूटर को इनपुट एवं निर्देश मिलते हैं। इसके अलावा माउस की मदद से, देखो ये जिसकी मदद से आप इनपुट दे रहे हो, जिसकी मदद से आपको आउटपुट मिल रहा है, वो होती इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइस, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं इनपुट देने के लिए, इसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस, और जो निर्देश दे रहे हैं वो है इनपुट आपका, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस क्या हो गए? इनपुट हो गया। माउस की सहायता से आप कर्सर का यूज करते हैं भाई, कर्सर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट व निर्देश दिए जाते हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से कमांड इनपुट के माध्यम से दिए जाते हैं, मतलब इनपुट दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं। आप ये दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिन डिवाइसेस का आप लोग यूज करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस, सीधी सी बात है। और जिन डिवाइसेस का आप यूज करके कंप्यूटर से परिणाम मिलता है, जिन डिवाइसेस के थ्रू दिए गए, आप ऐसे देखो, अगर आउटपुट की बात करें तो जिन डिवाइसेस से हमें परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो कौन सी हो जाती है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। और प्रोसेस करने का काम कौन करता है? CPU करता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, CPU, ALU और MU, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे भाई। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें मापी जाती है? ये किसमें मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मापी जाती है। ये निर्धारित करती है कि प्रोसेसर कितनी तेजी से निर्देशों का निष्पादित कर रहा है, मतलब कंप्यूटर कितने तेजी से निर्देशों को प्रोसेस कर रहा है। गीगाहर्ट्ज को क्लॉक स्पीड या फिर क्लॉक रेट के रूप में भी जाना जाता है।
ये कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। अगर मैं मेमोरी की बात करूँ, तो आपकी मेमोरी, हालांकि मेमोरी का मैं एक पूरा क्लास बनाऊंगा जिसमें कि आपको मेमोरी समझा दूंगा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी दो तरीके की मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आ जाएंगी बताओ। प्राइमरी मेमोरी में आपकी आ जाएगी रैम। रैम के भी कई टाइप होते हैं। रोम के भी कई टाइप होते हैं। और इसके बाद आ जाएगी कैश मेमोरी, CACHE मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी। अब देखो यहाँ पर, ठीक, उसके बाद सेकेंडरी में आ जाएंगी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, इस तरीके वाली सारी सेकेंडरी में आ जाएंगी। तो इसके ऊपर हम पूरी एक कंप्लीट क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आएगी। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी आप अलग से लगा सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में अगर लगा है हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे HDD बोलते हैं आप, कई बार आप हार्ड डिस्क बोल देते हैं, हार्ड डिस्क बोल देते हैं, लेकिन होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कंप्यूटर आपका स्लो चलता है, तो आप उसको निकलवा करके आप मार्केट में गए, वहाँ पर SSD लगवा दी, तो SSD से कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक, तो वो बाय मेमोरी होती है, तभी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, द्वितीय मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती। इसमें स्टोर डेटा को पहले रैम में कॉपी किया जाता है। देखो, अब जैसे जो भी आपने डेटा स्टोर कर रखा है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, हमारा जितना भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर होता है, और जब आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो फाइल उठ करके जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो रैम में एक्सेस होती है। ये किस में आ जाती है, रैम में। इसीलिए कहते हैं कि रैम आपकी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी रैम होगी, उतना अच्छे से आप प्रोसेसिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आप करंट टाइम में काम करते हैं वो प्रोसेसिंग होती है, वो सारे काम होते हैं रैम के पास। ठीक, रैम का इतना ही काम होता है, कंप्यूटर जितने भी एप्लीकेशन है उनको सुचारू रूप से चलाए रखना। अगर रैम की मेमोरी कम है, रैम अगर छोटी है, तो उस तरीके से स्मूथली वर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन मोबाइल्स की रैम कम होती है, उसमें अगर मल्टीटास्किंग करें, एक साथ में ही हम म्यूजिक सुन रहे हैं, एक साथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं, एक साथ में और कोई काम कर रहे हैं, तो स्लो चलता है, फंस फंस के चलता है, लैग करने लगता है फ़ोन। क्यों? क्योंकि रैम कम होती है। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है, ये अंदर की बात आपको शायद ही पता होगी कि जितने भी हम लोग काम करते हैं, हमारी मेमोरी में जितने भी चीज़ें स्टोर हैं, उनको अगर हम ओपन करके चलाएंगे तो चलेंगे कहाँ, परफॉर्म कहाँ पर करेंगे, रैम में। और जैसे हम उसको स्टोर कर देंगे, हमारी में कुछ चेंज अगर करेंगे तो चेंज होकर के सेव हो जाएगी, वैसे तो सेव थी। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग होती हैं किस में होंगी, रैम में होंगी। सेव कहाँ होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, हालांकि मेमोरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का ऐसा मैं कंटेंट आपको दूंगा कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना जो तो आप कॉन्फिडेंस है ना मुझे खुद पर कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं कंटेंट दे सकता हूँ। बस आपको भरोसा बनाए रखना है और हमारे साथ में लग करके मेहनत करनी है। ठीक है, फिर CPU में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब उसके बाद प्रोसेस करने के लिए CPU में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर एंड हार्डवेयर के मध्य की एक इकाई होती है, जो कि क्या करती है, यूजर को कंप्यूटर चलाने के लिए एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करती है जो कि यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से कोई भी उसका यूज कर। ठीक, तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम RTOS भी कहा जाता है। RTOS एक समय सीमा के अंदर अपने काम को पूरा करता है, इसलिए बहुत ही फास्ट होता है। मतलब इसका एक टाइम डिसाइड होता है कि भाई इस टाइम के अंतर्गत इस कार्य को परफॉर्म करना है। जैसे ATM की मशीन, आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चर, इसमें एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है। और ATM मशीन, आपने सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। ATM मशीन जो होता है, इसमें किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक टाइम होता है,
अगर उस टाइम के अंतर्गत आपने कार्य को नहीं किया, आप सोचो आपने एटीएम लगाया और आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया, आपने पिन गलत डाल दी, तो उस टाइम के अंदर ही अगर आप परफॉर्म कर पाएंगे तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा ना ये चीज़। ये 3 तरीके का होता है, सॉफ्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम, फर्म रियल टाइम। तो आरटीओस के उदाहरण है एमटीओस, ये हालांकि ये इतनी डिटेल में चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, आप लिख दो, ठीक है। वैसे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपकी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। उसके बाद अगला है नोटपैड। क्या है नोटपैड? क्या होता है आपको पता है, सिस्टम में इनबिल्ड हमें एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर मिलता है जो होता है नोटपैड। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक सरल टेक्स्ट एडिटर है। सरल टेक्स्ट एडिटर है, वो फ्री में आपको मिल जाता है, कोई इसका पे नहीं आपको करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में इनबिल्ड होता है, ठीक। इनबिल्ड क्या मतलब, उसके साथ में मिलता है। और बुनियादी टेक्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें आप लोग फाइल वगैरह बना सकते हो, अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख सकते हो, ठीक। जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने में सक्षम बनाता है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाओगे, है ना। आपने देखा होगा कि वर्ड पैड भी मिलता है, नोटपैड, वर्ड पैड, फिर उसके बाद एमएस वर्ड, सबसे छोटा भाई नोटपैड, उससे ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं वर्ड पैड में। उसके बाद एमएस वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो पेड होता है, उसमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा फीचर, ठीक। तो इसके कितने भाई? 3 भाई। सबसे छोटा नोटपैड, उसके बाद वर्ड पैड, उसके बाद एमएस वर्ड। सबसे ज़्यादा फीचर कैसे मिलेंगे? जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, देखो सबसे छोटा नोटपैड, इसमें आप ये टेक्स्ट एडिटर तो है, सारे ही टेक्स्ट एडिटर हैं, लेकिन फीचर कम है। शुरुआती मतलब आपको सीखने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें जो है फीचर कम मिलेंगे, सबसे छोटा। उसके बाद ऊपर कौन सा आएगा? वर्ड पैड, वर्ड पैड, ठीक। उसके बाद आपको मिलता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका पेड होता है, ये क्या होता है? पेड होता है, ठीक। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसमें हमें फीचर ज़्यादा मिलते चले जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है 1983 में लॉन्च किया गया था। वेब पेज बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प है, केवल टेक्स्ट फाइलें सहेज कर सकते हैं, इसमें आप इमेज वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक। नोटपैड में छवि या ग्राफिक्स नहीं जोड़े जा सकते, मतलब इसमें ग्राफिक्स नहीं जोड़ सकते हो। एमएस वर्ड में आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सामान्यतः एक नोटपैड में केवल 5 विकल्प होते हैं, इसमें फाइल संपादन, दृश्य प्रारूप और सहायता शामिल होती है। जैसे हेल्प हो गया, फाइल को आप सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह, ये सब तरीके की चीज़ें ऐड की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें नोटपैड में आपको फीचर नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर वर्ड पैड में तो इससे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एमएस वर्ड, तो सबसे ज़्यादा सबका मतलब बड़ा भाई है, ऐसे आपको समझना है, ऐसे रिलेट करके आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया क्या है भाई? मल्टीमीडिया एक मल्टी प्लस मीडिया, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या अनेक, विविध, ठीक। मीडिया का अर्थ होता है जैसे इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया कहे जाते हैं। मतलब मल्टी मीडिया का मतलब क्या है? ऑडियो वीडियो, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, है ना, वीडियो फाइल, तो ये वाली फाइल जो है मीडिया कहलाती है। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने में, संचार करने का मतलब यह है भेजना भाई, आप भेज सकते हो अपने दोस्तों में। संचार का मतलब ये होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना। तो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो? जैसे अगर अभी मैं बात करूं तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से करते हो, या आपने वीडियोस भेज दी, मीम्स भेज दी, ग्राफिक्स भेज दिए, जीआईएफ फाइल भेज दी, इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करते हो, है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं आप, संचार करने का डिजिटल रूप से अनुमति देता है, डिजिटल तरीके से आपको ये अनुमति देता है, और आवश्यकता अनुसार डेटा एकत्र करने और संशोधित करने की विधि भी देता है। वो अलग अलग फीचर प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यम जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि का संयोजन करके दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। मतलब दर्शक कौन? आप लोग, ठीक। तो विविध प्रकार की जानकारी विभिन्न माध्यमों जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन फाइल को एक साथ में संयोजन करके या फिर उनका संयोजन दर्शकों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, ठीक है।
उसके बाद वेब ब्राउजर क्या होता है भाई? वेब ब्राउजर देखो, एक होता है वेब ब्राउजर, एक होता है वेब ब्राउजर और एक होता है क्या? सर्च इंजन। एक होता है सर्च इंजन। अब देखो वेब ब्राउजर क्या होता है, बताओ। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन से आप क्या करते हैं? सर्च इंजन में क्या करते हैं? आप अपनी सामग्री को खोजते हैं, मतलब सर्च करते हैं, खोजते हैं। कोई इंजन, इंजन मतलब कोई ऐसा एक प्रोग्राम होगा समझो, जिसके माध्यम से आप लोग सर्च करेंगे। जैसे आप चले गए किसी भी शॉप पर, आप किसी भी शॉप पर चले गए, आप चले गए जनरल स्टोर पर, आप जनरल स्टोर पर चले गए, आप जनरल स्टोर पर चले गए, तो जनरल स्टोर में बहुत सारी चीजें रखी हैं, जनरल स्टोर में बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो जनरल स्टोर आपका हो गया वेब ब्राउजर। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो एक दुकानदार बैठा हुआ, कौन सा? दुकानदार, है ना? दुकानदार मतलब दुकानदार। ये दुकानदार क्या करेगा? आप कहोगे उससे कि मुझे ये चाहिए, दुकानदार सर्च करके देगा आपको। दुकानदार अगर सर्च करके देगा तो ये सर्च इंजन कौन हो गया? दुकानदार। और सेव कहाँ है, फाइल्स कहाँ स्टोर है भैया? जनरल स्टोर। समझ गए? और कोई बढ़िया एग्जांपल चाहिए तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी। देखो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसी को बोलते हैं, W3 भी बोलते हैं। इसी के आविष्कारक मैंने आपको बताया था टिम बर्नर्स ली, नहीं बताया? इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, ठीक, टिम बर्नर्स ली। WWW 1889 में इसका इन्वेंशन हुआ था, सॉरी 1989 है, थोड़ी 1989 में। उसके बाद ये स्टार्ट कब हुआ था? 1991 में, ठीक है, समझ रहे हो? 1991 में स्टार्ट हुआ था। टिम बर्नर्स इसके फादर हैं, ठीक। तो इस पर जो जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउजर कहलाता है। वेब ब्राउजर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक, यहाँ पर ये क्या है? WW मान लो, तो यहाँ पर जो चीजें स्टोर हैं भाई, WW क्या है? क्लाउड में ऊपर स्टोर है। तो जितनी भी आपकी जानकारी होती है किसी भी वेबसाइट की, जितनी भी दुनिया में वेबसाइट है, सबकी जानकारी किसके पास है? WW। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट को सर्च करते हैं, भले आप उसका सिर्फ नाम डालते हैं, छोटा नाम डालते हैं, टुकड़ा थोड़ा, मतलब जितना आपको याद रहता है वो आप डाल देते हैं, ठीक। लेकिन जब वो पूरी वेबसाइट खुलती है तो कहाँ से खुलती है? उसके आगे ऑटोमेटिक लग जाता है WWW। का मतलब क्या है? जितनी भी दुनिया में वेबसाइट है, सारी जानकारी कहाँ स्टोर है? WWW के पास। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि WWW जो है दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? WWW, ये वाली बात, ठीक है। तो वेब ब्राउजर कहलाता है जब कोई उपयोगकर्ता कुछ जानकारी का अनुरोध करता है, तो वेब ब्राउजर वेब सर्वर से डेटा लाता है और उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर वेब पेज प्रदर्शित करता है। मतलब जब भी यूजर जो है कोई रिक्वेस्ट डालेगा भैया, तो किसकी मदद से? इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर जा करके, यहाँ पर जब जाएंगे वेब ब्राउजर में, तो ला करके कौन देगा? वो सर्च इंजन ला करके देगा। तो इसके अंतर्गत अब आप सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? सर्च इंजन वो होते हैं, जैसे आपने क्रोम यूज किया है, आप लोग ना रात में क्रोम बहुत यूज करते हो, कम यूज किया करो। क्रोम हो गया, याहू हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, यांडेक्स हो गया, यांडेक्स रूस का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और आपका बिंग हो गया, बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन हो गए वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, और फायरफॉक्स, हाँ, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक। ये आपके क्या हो जाएंगे? वेब ब्राउजर हो जाएंगे। तो ये वाली बात आपको समझनी है भाई। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब था, पहला वेब ब्राउजर था। 1993 में मोजाइक आया। मोजाइक कैसा था? GUI बेस्ड था, ठीक है। वेब ब्राउजर जारी किया था। इसमें चित्र जोड़ने की सुविधा थी, मतलब ग्राफिक्स था, तो इसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। यह एक उन्नत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था भाई, ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ था। दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउजर बना, क्यों? क्योंकि ये GUI बेस्ड था। आप खुद ही देख करके देखो, आप उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते जिनमें भाई बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह नहीं होता है, UI बेस्ड ना हो, रंग बिरंगे चीज़ें ना हो, मतलब इंगेजिंग ना हो, है ना।
तो आप उससे नहीं पसंद करते हैं। आप सोचो ब्लैक एंड वाइट मूवी आप देखना पसंद करोगे? नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कलर नहीं है, उसमें बढ़िया मज़ा नहीं आता देखने में, इसलिए आप लोग कलर टीवी पे देखते हो भाई। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, है ना? तो अब क्या है, चीज़ें अपग्रेड हुई तो उस हिसाब से चीज़ें ज़्यादा लोग ऐसे पसंद करते हैं। वही वाली बात। विंडो में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? तो विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए आप अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट मेनू दिखाई देगा और मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करने से न्यू विकल्प का मेनू दिखाई पड़ने लगेगा। अब हमें फोल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पर दिखाई देगा और आप इन नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर नाम दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी प्रैक्टिकल करके। देखो, ये क्या है, हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। आपके पास माउस होगा तो माउस की आपको राइट बटन दबानी है। ठीक इस तरीके से क्या आ जाएगा, इस तरीके से एक बॉक्स आएगा। जब आप राइट बटन दबाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखो, अभी दिखाई देगा, वेट। दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? ठीक, अभी दिखाई दे रहा है, बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो फिर से मैं करता हूँ, उसको मैंने हटा दिया। ऐसे दबाएंगे राइट बटन, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पर आप क्लिक करेंगे, ओह अच्छा, देखो देखो, राइट बटन क्लिक किया आपने, न्यू पर गए। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर दिख जाएगा। फोल्डर पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपका प्यारा सा नाम हो। ठीक, नाम यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आपका नाम हो। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, क्या डाल दूँ, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, देखो तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। ये देखो, सुमित नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्डर बनाया जाता है भाई। समझ में आया? देखो मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से आप बनाएंगे। देखो कितना मैं ब्लैक दिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और सारी चीज़ें आपके लिए उस हिसाब से करवाई जाती हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले और आपको फालतू चीज़ें ना पढ़नी पड़े। इस वजह से इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आया जाता है। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताना है आपको। मैंने अभी आपको बताया था लैन, मैन, वैन, पैन। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वो उसका आप लोग जैसे ब्लूटूथ वाईफाई है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग वहाँ पर कहीं कहीं पर आपने वो नहीं देखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 प्रकार के मेनली देखा होगा आपने, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका आकार बहुत छोटा या बड़ा हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है। इस पे ध्यान देने वाली बात यह है, नेटवर्क लिमिटेड एरिया में होगा, जैसे कार्यालय, ऑफिस या एक भवन से दूसरे भवन में प्रयोग किया जाता है। तो ये वाली बात। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने में, ठीक, एक बड़े शहर से लार्ज एरिया में जुड़े डिवाइसेस का नेटवर्क एक लाइन से बड़ा होता है। लाइन जो होता है लाइन से बड़ा होता है, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वो बढ़ता हुआ जाएगा एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, मेट्रोपॉलिटन एरिया के कई बिल्डिंग्स में उपकरणों को जोड़ा जाता है। यदि कोई शहर या कस्बा छोटा होता है तो आसपास में कोई सिटीज या टाउन को कवर कर सकता है, मतलब छोटा अगर है आस पड़ोस में तो उसमें कवर किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें बिल्डिंग, सिटीज, एरिया से कई डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। कई ब्रांचेस और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेस, रिमोट वर्कर्स और सप्लायर्स आदि इस नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये नेटवर्क के प्रकार हैं, ये पढ़ लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था
सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है। ये तो कॉमन बात है, आप किसी में भी लिख सकते हो कि भाई इंटरनेट के अगर इंटरनेट से जुड़ा सवाल है तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको इंटरनेट के माध्यम से चलाया जाता है, तो कॉमन बात हो गई, ठीक। जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सूचना की खोज कर सकते हैं। खोज करने के लिए भाई कोई भी हमें जानकारी ढूंढनी होती है तो हम पहले वेब ब्राउज़र खोलते हैं, क्रोम, लाइक क्या हो गया हमारा क्रोम हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग। ये तो क्या है, हम किसी भी चीज़ को खोजना चाहते हैं तो उसके अनुसार सर्च इंजन द्वारा हमें कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं। उसमें से हमें जो सबसे अच्छा लगता है उसी उत्तर पर जाकर अपनी खोज खत्म कर लेते हैं। जो हमें मिल जाता है हमारे अकॉर्डिंग सही होता है, उसके बाद हम सर्च नहीं करते हैं और अपनी खोज से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। मुख्य सर्च इंजन के नाम जिन देखो गूगल है, याहू, बिंग और बिंग होगा, ठीक, MSN, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो यांडेक्स, यांडेक्स लिख लो, ठीक। यांडेक्स रूस का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो भाई अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, लोकप्रिय सूचना प्रबंधन उपकरण है जो आपके रिपोर्टिंग, विश्लेषण और संदर्भ के लिए सभी प्रकार की जानकारी संग्रहित करता है। ये किसका एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ आप डेटा को अधिक कुशलता से प्रतिबंधित कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब जानकारी को एकत्र करना, जानकारी से संबंधित ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, शेयरिंग आइडियाज, व्यूज, थॉट्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन की है तो हम ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, जैसे आप लोग फोन के माध्यम से करते हो। अच्छा, आपको अगर फोन पर बात करनी है तो आप क्या अकेले ही बात कर लेते हो, नहीं ना, कम से कम तो 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक हो सेंडर एक हो रिसीवर। और मीडियम हमारा कौन सा हो जाएगा, फोन के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं और कुछ ना कुछ उधर से प्रतिपुष्टि फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए। अब देखो ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑनलाइन संचार से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप लोग करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ये सब सारी चीज़ें हो गई। इंटरनेट के माध्यम से क्या मतलब, इंटरनेट के माध्यम से ही सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे, ये वाली बात। उसके बाद मैसेजिंग ऐप बहुत सारे आप यूज़ करते हो, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, यही तो कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑनलाइन संचार का एक मुख्य लाभ यह है कि क्या आपको कहीं भी किसी भी समय किसी से भी जुड़ने की अनुमति दे देता है ना। जब मन करता है मुंह उठा के आप अपने बाबू सोना को फ़ोन कर लेते हो, जब मन हुआ, कहाँ हो, क्या कर रही हो, इस तरीके से चीज़ें आप करते हो ना। और सोचो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन ना होता तो कितनी चीज़ें टफ हो जाती, ठीक। आप लोग बात नहीं कर पाते, आपको सदियों मतलब सालों पता नहीं चलता तुम्हारा बाबू किसके साथ में क्या कहाँ क्या कर रहा है, ठीक। आप विभिन्न स्थानों, समय, क्षेत्रों और संस्कृतियों से लोगों के साथ में संवाद कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं। करने के लिए ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी टाइम किसी भी इंसान से कभी भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो एआई का ज़माना है। एआई देखो, तो ये आपको पता था भाई 2017 का पेपर, 2017 का पेपर ने कंप्लीट देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और जो भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ उनको ध्यान से सुना करो। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं हो। आप अगर सारे पीवाईक्यू कर लोगे और जो मैं 2-4 क्लासेस करवाऊंगा कॉन्सेप्ट की, उनको अगर आप लोग कर लोगे तो आपका बढ़िया स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि भाई मुझे कंप्यूटर में चीज़ें आती हैं, भले आपको कुछ ना आता हो, कंप्यूटर का सी न पता हो, मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा और डीलर में आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे। तो इसी भरोसे के साथ में आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है आपको। अगर आप सीटेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बैच अभी तक ऑफर में चल रहा है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वैसे तो आपको डीएलएड की सारी मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको डीएलएड के भी मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री में कंटेंट वहाँ पर बहुत सारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस मौके से दूर क्यों हो भाई, डाउनलोड करो और हमारे साथ में जुड़ो और भरोसा रखो। आप भरोसा रखना आपको हमारी टीम के साथ में, सुमित चौधरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसी तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। उम्मीद है आप लोग भी तैयारी करते रहेंगे। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।